नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय की धूल में कहीं दबी हुई थी। ये कहानी है सौंदर्य, बुद्धि और गहन रहस्य की मूरत देवी देविका की। बहुत समय पहले की बात है, ईसा पूर्व की सदियों में, जब भारत में गणतंत्रों की धूम थी। उस समय एक महान नगर हुआ करता था, वैशाली। वैशाली सिर्फ एक नगर नहीं था, बल्कि कला, व्यापार और स्वतंत्रता का केंद्र था। यहाँ के लोगों की पहचान उनकी ज्ञानप्रियता और भव्यता से थी। वैशाली के केंद्र में था सौभाग्य स्तंभ। इस स्तंभ के चारों ओर ही हर साल एक सप्ताह का महा उत्सव मनाया जाता था, जिसे नक्षत्र मिलन कहते थे। ये उत्सव विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए सामाजिक मेल मिलाप और नए संबंधों की शुरुआत का पर्व था। नगर में पूरे साल इस उत्सव का इंतजार किया जाता था। और इसी नगर में रहती थी देविका। देविका किसी राजघराने की नहीं थी, वो एक साधारण पर अत्यंत ज्ञानी शिल्पी परिवार से आती थी। लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी शांत गहरी आंखें, ये सब उसे असाधारण बनाते थे। देविका की शिल्पकला वैशाली में सबसे प्रसिद्ध थी और उसकी कलाकृतियां दूर दूर तक बेची जाती थीं। इसी कारण वो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र थी, जो उस युग में एक महिला के लिए बड़ी बात थी। लेकिन देविका का जीवन उसकी सुंदरता जितना सरल नहीं था। नगर में उसके अतीत को लेकर अनेक फुसफुसाहटें थी। कुछ कहते थे कि उसने सच्चे प्रेम की खोज में कई बार प्रयास किए और हर बार उसका दिल टूटा। कुछ मानते थे कि वो इतनी बुद्धिमान है कि कोई भी पुरुष उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। और सबसे दबी हुई मगर सबसे तीखी बात ये थी कि उसके कई प्रेम संबंध रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये सब उसके विरोधियों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार था, क्योंकि देविका की बढ़ती शक्ति और स्वतंत्रता उन्हें चुभती थी। देविका इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना काम करती रहती थी। आज नक्षत्र मिलन शुरू होने वाला था और देविका की चुप्पी अब टूटने वाली थी। वैशाली का नक्षत्र मिलन उत्सव शुरू हो चुका था। हर तरफ रंगों की बहार थी, मंदिरों में घंटियों की आवाज थी और वायु में संगीत और सुगंध घुली हुई थी। देविका अपनी नीले रंग की पोशाक में उत्सव के बीच आई और आते ही सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। और फिर देविका ने वो घोषणा की जिसने पूरे नगर को स्तब्ध कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं इस वर्ष अपने पति का चयन इस उत्सव के माध्यम से करूंगी। जो भी पुरुष इस उत्सव की अंतिम रात पूर्णिमा संध्या को मेरा दिल जीतेगा और मेरे साथ एकांत में समय बिताएगा, वही वैधानिक रूप से मेरा पति कहलाएगा। ये घोषणा आग की तरह फैली। ये एक प्रेम की परीक्षा थी, एक शक्ति का खेल था और शायद देविका के अतीत के प्रेमियों के लिए एक अंतिम चुनौती भी। और इसी चुनौती में उतर पड़े 6 ऐसे पुरुष जिन पर आज भी संदेह की छाया है। पहला वत्सराज था। वो नगर का एक महत्वपूर्ण राजकीय अधिकारी था, कठोर, नियम पसंद और सत्ता का भूखा। उसका विश्वास था कि देविका को पाकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। उसका दावा अधिकार और लालच पर टिका था। दूसरा कामरूप, एक चतुर और चालाक व्यापारी। वो बातें मनाने में माहिर था और हमेशा मीठी बातें करता था। देविका की कलाकृतियां खरीदते समय वो उस पर मोहित हो गया था। उसका दावा था रोमांस और छल का मिश्रण। तीसरा था सिद्धार्थ, एक गुप्त कवि। वो भीड़ से दूर, शांत और गंभीर रहता था। वो दावा करता था कि वो देविका के बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची आत्मा और ज्ञान से प्रेम करता है। वो छुपकर देविका को मार्मिक प्रेम पत्र भेजता था। चौथा था जयंत, नगर के शक्तिशाली सेनापति का पुत्र। वो वीर था, आकर्षक था और हर चीज को जीतने की आदत रखता था। नगर में दबी हुई ये बात थी कि एक समय देविका और जयंत एक दूसरे के करीब थे। उसका दावा था पुराना प्रेम और वासना का। पांचवा भीमसेन था, देविका का वृद्ध वफादार सहायक। वो हमेशा देविका की सुरक्षा में रहता था। कुछ उसे पिता तुल्य संरक्षक मानते थे, लेकिन दूसरों को शक था कि वो इस प्रेम के खेल में देविका पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। और छठा रविंद्र, एक अनाड़ी नया यात्री। वो उत्सव में कुछ दिन पहले ही आया था। उसने देविका को पहली बार देखा और तुरंत उस पर मोहित हो गया। वो सबसे कमजोर दावेदार लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अज्ञात गहराई थी। ये 6 पुरुष देविका के पति बनने की दौड़ में थे। देविका ने बारी बारी से इन 6 के साथ समय बिताया। वत्सराज ने उसे वैशाली में सबसे अधिक संपत्ति और शक्ति देने का वादा किया, जिसे देविका ने अपनी बुद्धि से ठुकरा दिया। जयंत ने अपने पुराने प्रेम की दुहाई दी,
जिसे देविका असहज हो गई। लेकिन जब सिद्धार्थ ने एक एकांत कुटिया में अपनी प्रेम कविताएं सुनाई तो देविका के चेहरे पर एक ऐसी अज्ञात मुस्कान आई जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये दृश्य दूर से कामरूप ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। इन सब के बीच भीमसेन लगातार सभी पर नजर रखे हुए था। उसने गुप्त रूप से वत्सराज और जयंत को देविका से दूर रहने की चेतावनी भी दी। भीमसेन का ये हस्तक्षेप अन्य दावेदारों के संदेह को और गहरा कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि भीमसेन केवल सहायक नहीं बल्कि स्वयं भी एक दावेदार है। और फिर आ गई वो रात, पूर्णिमा संध्या। देविका ने तैयारी की, लेकिन बड़ी रहस्यमयी तरीके से। वो किसी को बताए बिना अपने महल के गुप्त तहखाने में गई, जहां उसने एक प्राचीन पंडुलिपि को छुआ। उसका कमरा इस प्रकार सजाया गया था कि यदि कोई रात में अंदर आए तो बाहर खड़ा कोई व्यक्ति ये जान ना पाए कि वो कौन है। नगर में बारिश से पहले की चुप्पी थी, लेकिन गपशप जोरों पर थी। पड़ोस की कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्होंने शाम ढलने के बाद देविका के महल के पास दो धुंधली छायाओं को जाते देखा था, एक लंबी और एक छोटी। लेकिन अंधेरा गहरा था। रात घेर आई, भारी और रहस्यमयी। छहों दावेदार अपनी अपनी रणनीति के साथ तैनात थे। वत्सराज महल के द्वार पर चौकीदार को रिश्वत देकर खड़ा रहा। कामरूप दूर की छत पर दूरबीन से देखने का प्रयास कर रहा था। सिद्धार्थ दीवार के पास अपनी कविता की किताब थामे इंतजार कर रहा था। जयंत पास के जंगल में छिप कर बैठा था। भीमसेन देविका के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। और फिर तभी रविंद्र, वो अनाड़ी यात्री, अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। बिजली की एक तेज चमक हुई। उस चमक में कामरूप ने दूर की छत से एक धुंधली आकृति को देविका के महल में प्रवेश करते देखा। लेकिन बारिश की धार और चमक इतनी तेज थी कि वो आकृति किसी भी दावेदार से मिल सकती थी। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी और महल के बाहर कीचड़ और बारिश के निशान थे। सभी 6 दावेदार डरे हुए और उलझन में थे। तभी देविका अपने कक्ष से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक शांत विजेता की मुस्कान थी। उसने सभी 6 पुरुषों की ओर देखा और कहा, आज रात मेरे साथ वैशाली के भविष्य ने रात बिताई है। वो कौन था? लंबी छाया वाला, छोटी छाया वाला? क्या रविंद्र गायब हुआ या वही अंदर था? क्या ये सच में प्रेम था या कोई राजनीतिक षड्यंत्र? और देविका ने क्यों कहा वैशाली का भविष्य? रात बीत चुकी थी। मूसलाधार बारिश थम गई थी, लेकिन वैशाली नगर के केंद्र में उठे तूफान का असर अभी बाकी था। देविका अपने महल से बाहर निकली थी और उसके शांत चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। महल के बाहर कीचड़ और बारिश के धब्बों के बीच 6 के 6 दावेदार खड़े थे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। सबसे ज्यादा रहस्यमय था भीमसेन का चेहरा, जो पूरी तरह भावहीन था। देविका ने एक बार फिर अपने दावे को दोहराया और यही वो वाक्य था जिसने वैशाली के भविष्य को तय कर दिया। आज रात मेरे साथ वैशाली के भविष्य ने रात बिताई है। ये बात सुनकर सभी भ्रमित हो गए। क्या देविका ने सिर्फ सबसे शक्तिशाली पुरुष को चुना था या सबसे बुद्धिमान को? षड्यंत्र का खेल अब शुरू हुआ। 6 दावेदार गुप्त रूप से पिछली रात के सबूत ढूंढने लगे। वत्सराज, जो हर चीज को भौतिकता से देखता था, महल की पीछे की मिट्टी में एक खास जूते के निशान ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो चाहता था कि वो निशान उसके शाही जूते से मेल खाए। कामरूप, जो रात में दूर की छत पर था, फुसफुसाते हुए बोला कि उसने बिजली की चमक में अंदर जाते हुए व्यक्ति को एक विशेष अंगूठी पहने देखा था, जो शायद सिद्धार्थ के पास हो सकती थी। जयंत और सिद्धार्थ के बीच तीखी बहस हुई। जयंत ने कहा कि देविका का दिल हमेशा से वीर पुरुष चाहता था। सिद्धार्थ ने पलटवार किया कि देविका का दिल हमेशा से विचारों को महत्व देता आया है। सबसे बड़ा सवाल था रविंद्र का अचानक गायब हो जाना। भीमसेन से पूछा गया, लेकिन वो बस अजीब सी चुप्पी साधे रहा। इधर देविका अपने खेल को और भी रहस्यमय बनाती जा रही थी। दिन के उजाले में वो जानबूझकर सिद्धार्थ को बुलाती और उसे अपनी सबसे नई अपूर्ण कलाकृति दिखाती, जैसे कोई गोपनीय बात कर रही हो। वहीं वो खुलेआम कामरूप के सामने जयंत से पुराने दिनों की बातें करती, जिसे हर कोई यही सोचता रहे कि उसे ही चुना गया है। देविका अपने मन में स्वीकार करती थी कि सिद्धार्थ की कविताएं उसके दिल को शांति देती हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वैशाली जैसे गणतंत्र को चलाने के लिए केवल प्रेम नहीं बल्कि दृढ़ता और निस्वार्थता की जरूरत थी। उसका चुनाव केवल पति का नहीं बल्कि वैशाली के नए आदर्श का था। और फिर एक रात घिर आई। अब पर्दा उठने का समय नजदीक था। कामरूप ने अपना ध्यान भीमसेन पर केंद्रित किया।
वो रात में उसका पीछा करने लगा। कामरूप का मानना था कि भीमसेन ही वो लंबी छाया था और उसी ने देविका के साथ रात बिताई थी। लेकिन पीछा करते हुए कामरूप को एक बड़ा रहस्य पता चला कि भीमसेन रात में खुद देविका के कमरे में नहीं गया था, बल्कि उसने जयंत और वत्सराज को गुप्त रूप से देविका के महल के पास से हटाने का काम किया था। भीमसेन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए रास्ता साफ कर रहा था। अब देविका ने अपनी सबसे विश्वस्त पात्र और गुप्त सेविका, जैसे शहर में कोई नहीं पहचानता था, उसके सामने अपने अतीत का खुलासा किया। देविका ने कहा, मैंने जिन्हें भी चाहा उन्होंने मुझे या तो एक सुंदर कलाकृति समझा या फिर शक्ति तक पहुंचने का माध्यम। मेरा सच्चा प्रेम केवल मेरे विचारों के लिए है जो वैशाली को मजबूत बना सकते हैं। उसने माना कि उसने एक बार जयंत पर विश्वास किया था, जिसने उसे धोखा दिया। इसीलिए ये अंतिम परीक्षा जरूरी थी। उसका लक्ष्य पति नहीं, बल्कि वैशाली के गणतंत्र मूल्यों का सही संरक्षक चुनना था। और तभी एक और खुलासा हुआ। वत्सराज ने रात में देविका के महल के पीछे से जाने के लिए एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन रविंद्र रात भर सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसने वत्सराज को सुरंग में प्रवेश करने से रोक दिया था। रविंद्र गायब नहीं हुआ था, वो निस्वार्थ भाव से सुरक्षा कर रहा था। और वो छोटी छाया रविंद्र की नहीं, बल्कि देविका की सबसे कम उम्र की गुप्त जासूस थी, जो भीमसेन के साथ मिलकर बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। अब सारे सबूत सिद्धार्थ और भीमसेन की ओर इशारा कर रहे थे। नगर के लोग दो भागों में बंट गए। अगले दिन नक्षत्र मिलन के अंतिम चरण में देविका ने एक विशाल खुली सभा बुलाई। नगर के सभी लोग, सभी दावेदार और सभी पार्षद वहां मौजूद थे। देविका सिंहासन पर बैठी। उसने 6 दावेदारों को एक एक करके मंच पर बुलाया और पूछा कि वे किस आधार पर दावा करते हैं कि उन्होंने ही रात बिताई थी और वे वैशाली के लिए क्या कर सकते हैं। हर कोई अपनी शक्ति, व्यापार या युद्ध कौशल का दावा करने लगा। अंत में देविका मुस्कुराई और बोली, तुम सबने कल रात मेरे साथ बिताए उस एकांत के बारे में बात की, लेकिन तुम में से केवल एक ही है जिसने वास्तव में रात बिताई थी, और वो भी मेरे कमरे में नहीं, बल्कि मेरे विचारों के साथ। देविका ने रहस्य का उद्घाटन किया। रात में उसके कमरे में 2 लोग आए थे। पहला भीमसेन, वो आया था, लेकिन वो केवल एक संरक्षक के रूप में आया था। उसने कमरे की हर खिड़की, हर दरवाजे की जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई जासूसी ना हो। वो लंबी छाया भीमसेन की थी, जो एक सच्चा सेवक था। दूसरा सिद्धार्थ था, और वो भी आया था, और देविका ने उसे अपने हृदय की सबसे गुप्त पंडुलिपि पढ़ने को दी थी। वो पंडुलिपि देविका के सच्चे विचार, वैशाली के लिए उसकी योजना और एक आदर्श गणतंत्र के लिए उसका दृष्टिकोण थी। देविका ने कहा, सिद्धार्थ ने पूरी रात उस पंडुलिपि को पढ़ा और भोर होने से ठीक पहले उसने उसे वापस कर दिया। उसने प्रेम के एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया, नहीं उसने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने केवल एक पंक्ति उस पंडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर लिखी थी, और वो पंक्ति ही मेरा उत्तर है। देविका ने पहले भीमसेन को धन्यवाद दिया और उसे वैशाली के निष्ठा पुरुष की उपाधि दी। उसने जयंत को माफ किया और रविंद्र को उसकी निस्वार्थ वीरता के लिए वैशाली की गुप्त सुरक्षा का कार्य सौंपा। और फिर देविका सिद्धार्थ की ओर मुड़ी। देविका ने वो पंक्ति जोर से पढ़कर सुनाई जो सिद्धार्थ ने लिखी थी, मैं तुम्हारे विचारों से विवाह करता हूं, न कि तुम्हारे वैभव से। देविका ने घोषणा की, सिद्धार्थ ही वैशाली का भविष्य है। उसने सत्ता, संपत्ति या सौंदर्य को नहीं चुना, उसने आदर्शों को चुना। और जो पुरुष विचारों का सम्मान करता है, वही वैशाली का सबसे सच्चा पति बन सकता है। इस प्रकार देविका ने यह साबित किया कि उसका प्रेम भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैचारिक था, और उसने वैशाली को एक ऐसा पति दिया जो उसका संरक्षक नहीं, बल्कि उसके सपनों का भागीदार था। और इस तरह सौंदर्य और रहस्य की मूरत देविका ने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गणतंत्र के लिए एक ऐसा पति चुना जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। देविका और सिद्धार्थ ने मिलकर वैशाली को और भी महान बनाया।